गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था मनुष्य के लिए सूक्ष्मजीव किस प्रकार से मित्र होते हैं और उसमें हमने पढ़ा था प्रतिजैविक। लास्ट पॉइंट हमारा था वहां पर प्रतिजैविक। मैं दोबारा से आपके लिए समझा रहा हूं इसको ताकि आपको याद आ सके। प्रतिजैविक इंग्लिश में जिसको अपन कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। और यहां पर मैंने आपके लिए बताया था कि प्रतिजैविक वे औषधियां होती हैं, वे दवाइयां होती हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती हैं या उन्हें नष्ट कर देती हैं। वे प्रतिजैविक दवाइयां या एंटीबायोटिक दवाइयां कहलाती हैं। 3 प्रकार की प्रतिजैविक दवाइयां बनाई गई थी शुरुआत में, जिनमें पहली थी स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। 3 प्रतिजैविक दवाइयों के नाम मैंने आपको यहां पर बताए थे। साथ में आपको यह भी बताया था कि प्रतिजैविक दवाइयां लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको ये बताई थी कि प्रतिजैविक लेते समय डॉक्टर की सलाह के अनुसार एंटीबायोटिक दवाइयां लेनी चाहिए। दूसरी बात, प्रतिजैविक दवाइयों का कोर्स पूरा लेना चाहिए। प्रतिजैविक दवाइयां जो होती हैं उनका कोर्स पूरा लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेनी चाहिए। सर्दी जुकाम जैसी स्थिति में इन प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब इन एंटीबायोटिक दवाइयों के बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इस पार्ट का, वो आता है वैक्सीन, टीका। टीका जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं वैक्सीन। देखिए वैक्सीन या टीका क्या चीज होती है। देखिए वैक्सीन या टीका जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों से ही बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं बेटा? सूक्ष्म जीवों से ही बनाए जाते हैं। वैक्सीन या टीका सूक्ष्म जीवों से ही बनाए जाते हैं और हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। मैं आपको सरल सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं। देखिए वैक्सीन या टीका सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव मृत होते हैं। कैसे होते हैं? मृत। और जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं वो रोग भी अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। अब ये वैक्सीन इन सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को कैसे रोकते हैं, इन्हें नष्ट कैसे करते हैं ताकि हमारे शरीर में रोग पैदा नहीं हो। तो देखिए जो सूक्ष्म वैक्सीन जो अपन बना रहे हैं, टीके जो बना रहे हैं, वो मृत सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को या इन टीकों को हमारे शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है इंजेक्ट करके, इंजेक्शन के द्वारा। ये टीके जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो करने के पश्चात जब कोई भी रोग का सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने से पहले ही उस सूक्ष्म जीव के प्रति हमारे शरीर में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है और यह एंटीबॉडी इस सूक्ष्म जीव को शरीर में प्रवेश करते ही नष्ट कर देती है, जिससे हमारे शरीर में उस रोग का प्रहार नहीं होता है। इस प्रकार से वैक्सीन या टीका हमारे शरीर में क्रिया करता है। अब चेचक के टीके की खोज की गई थी और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो हम क्या बताएंगे बच्चों? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब बात आती है इसमें अगला जो अपना पॉइंट आता है लाभकारी सूक्ष्मजीवों में, वो आता है मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। अब देखिए सूक्ष्मजीव हमारे लाभदायक किस प्रकार से हैं कि सूक्ष्मजीव हमारी जो मिट्टी होती है जिसमें अपन खेती करते हैं, इस मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। अब मिट्टी की उर्वरकता में कैसे वृद्धि करते हैं? देखिए हमारे वायुमंडल में कुछ नील हरित शैवाल और कुछ जीवाणु, जैसे कि नाम आता है जीवाणु में राइजोबियम। कुछ नील हरित शैवाल, कुछ जीवाणु जैसे कि राइजोबियम, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं।
वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। दाल कुल वाले पादप हैं, दाल कुल के जो पादप आते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के, जिनमें आते हैं जैसे अपने जो दालें, चना है, मटर है, ये दाल कुल के जो पादप हैं इनकी जड़ों में मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात गांठें पाई जाती हैं, और इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम जीवाणु इन दाल कुल के पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। क्या बनाता है? सहजीवी संबंध बनाता है, और ये सहजीवी संबंध बना करके आपस में एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अब बात आती निकल करके कि सहजीवी संबंध क्या होता है। सहजीवी संबंध क्या चीज होती है? सहजीवी संबंध क्या होता है? देखिए, जब कोई दो जीव साथ साथ रह करके, जब कोई भी दो जीव साथ साथ रह करके आपस में अपने आवास, भोजन को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, डिवाइडेड करते हैं, तो उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध में एक जीव दूसरे जीव की सहायता करता है रहने में, आवास में, भोजन में, और भी अन्य कई तरीके से। तो यहां पर भी लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं ये राइजोबियम जीवाणु को रहने के लिए स्थान देते हैं। साथ में राइजोबियम जीवाणु जो होता है ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और नाइट्रेट में कन्वर्ट करके इन पादपों के लिए प्रदान करता है, जिससे पेड़ पौधे अच्छी वृद्धि करते हैं और मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। और भी कई प्रकार के सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंतर्गत पाए जाते हैं जो इस मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में वृद्धि करते हैं, इसलिए ये भी हमारे क्या होते हैं? मित्र होते हैं। एक आता है पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण, पर्यावरण का शुद्धिकरण। अब देखिए, पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे होता है? हमारे घरों से निकलने वाला कचरा या अन्य प्रकार के जो कचरे होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, ये कचरे क्या होते हैं? मिट्टी नीचे जमीन पर गिर पड़ जाते हैं। मिट्टी पर गिरने के पश्चात ये सड़कर के वायुमंडल में की सफाई करने का कार्य करते हैं। अपन क्या करें? एक गमले में प्लास्टिक के टुकड़े, धातु के टुकड़े, कांच की बोतलें आदि को डालते हैं, और एक बोतल के अंतर्गत, एक टब के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? पेड़ पौधों की पत्तियां, पशुओं का मलमूत्र आदि इकट्ठा करते हैं, कागज वगैरह को। कुछ दिन तक उनको पड़ा रहने देते हैं मिट्टी के साथ। हम क्या देखते हैं कि कुछ दिनों पश्चात जो अपन ने पेड़ पौधों की पत्तियां, पशुओं के मलमूत्र आदि चीज को डाला था, वो कुछ दिन में सड़ गल करके खत्म हो जाता है और उसका खाद बन जाता है। जबकि जिसमें अपन ने कांच के टुकड़े या अन्य प्रकार का सामान डाला था, धातु के टुकड़े वगैरह, वो ज्यों की तो पड़ा रहता है, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि अपन ने जो जैविक कचरा डाला था, उस जैविक कचरे को सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है, और अपघटित करके उसको, उससे ह्यूमस बनता है, खाद बनती है, और ये खाद फिर हमारे खेतों की उर्वरकता को बढ़ाने का कार्य भी करती है। तो सूक्ष्मजीव जो होते हैं, वायुमंडल में जो जैविक कचरा जो होता है, इस जैविक कचरे का अपघटन कर करके, जैविक कचरे का अपघटन करके पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। पर्यावरण में गंदगी नहीं फैलती है, पर्यावरण की सुंदरता बनी रहती है। तो पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी सूक्ष्म जीवों का महत्व होता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक किस प्रकार से होते हैं, हमें हानि किस प्रकार से पहुंचाते हैं। देखिए, हानिकारक सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव। देखिए भाई, जिस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे लाभदायक थे, हमारे लाभ पहुंचा रहे थे, उसी प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानि भी पहुंचाते हैं। अब हानि किस प्रकार से पहुंचाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात आती है हानिकारक सूक्ष्म जीवों में मनुष्य में उत्पन्न रोग। मनुष्य में रोग। देखिए, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लाभ के होते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, तो कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानि भी पहुंचाते हैं। अब हानि कैसे पहुंचाते हैं? कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। और जो सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम रोगाणु या रोग कारक कहते हैं।
रोगाणु या रोग कारक जो सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, हमारे शरीर को संक्रमित कर देते हैं, उन्हें हम रोगाणु या रोग कारक कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगाणु या रोग कारक कहा जाता है। ये हमारे शरीर को संक्रमित कर देते हैं, जिससे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब बात करें संचरणीय रोगों की। संचरणीय रोग, संचरणीय रोग क्या होते हैं? देखिए, ऐसे रोग संचरण में फैलने वाले रोग, ऐसे रोग जो वायु, जल, भोजन एवं अन्य कायिक संपर्कों के द्वारा, किसके द्वारा? वायु, भोजन, जल व अन्य कायिक संपर्कों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, वो संचरणीय रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जो हमारे एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में वायु, भोजन, जल व अन्य कायिक संपर्कों के द्वारा फैलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संचरणीय रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में विभिन्न कारकों जैसे वायु, भोजन, जल व अन्य कायिक संपर्कों के द्वारा फैलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे कि हैजा है, चिकन पॉक्स है, या अन्य प्रकार के जो रोग होते हैं, खांसी जुकाम जो होते हैं, ये भी संचरणीय रोग होते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं और उस स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार के कैसे हुआ हमारे लिए हानिकारक हुआ। भाई जब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई लाभकारी थोड़ी है, हमारे लिए कैसे होंगे? हानिकारक होंगे। अब इन हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए कि भाई हमारे शरीर में रोग होने से रोक सकें, इसलिए वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा अनेक प्रकार के टीकों का आविष्कार, अनेक प्रकार की औषधियों का आविष्कार किया गया। जैसे चेचक एक विश्वव्यापी रोग था, एक महामारी थी। इस चेचक को रोकने के लिए चेचक के टीके लगाए गए, एक सर्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके फलस्वरूप चेचक पर नियंत्रण पाया गया। नहीं, पहले चेचक महामारी के रूप में आती थी और काफी संख्या में लोग इस महामारी कारण मर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी दवा या टीका बना लिया गया और बाद में इस रोग पर नियंत्रण पाया गया। इसी प्रकार से पोलियो आपने देखा होगा कि विद्यालयों में पल्स पोलियो अभियान टीकाकरण लगाया जाता है। पल्स पोलियो टीकाकरण, पल्स पोलियो टीकाकरण प्रारंभ किया गया, जिसके तहत 5 साल तक के बच्चों को, 5 साल तक के शिशुओं को पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, ताकि पोलियो का रोग एक महामारी के रूप में नहीं फैले और आगे आने वाले जो बच्चे हों वो इस रोग से ग्रसित ना हों। तो ये बात है आपकी मनुष्य में रोगों की। मनुष्य में रोगों के बाद अगली बात आती है इसमें जंतुओं में रोग। जंतुओं में रोग, जंतुओं में रोग। देखिए, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये सूक्ष्म जीव मनुष्य के साथ साथ जंतुओं में भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि एंथ्रेक्स रोग आता है। एंथ्रेक्स जो रोग आता है, एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा होता है। ये एंथ्रेक्स रोग मानवों में और पशुओं में दोनों में होने वाला रोग है। इसी प्रकार से और रोग आता है खुरपका मुंहपका। ये खुरपका मुंहपका जो रोग होता है, ये भी जंतुओं में सूक्ष्म जीवों के माध्यम से फैलता है। इनको रोकने के लिए इन जंतुओं में समय समय पर टीकाकरण किया जाता है, टीके लगाए जाते हैं, ताकि इन रोगों, जंतुओं में इन रोगों को फैलने से रोका जा सके। आगे बात कल करते हैं। धन्यवाद।